क्या लग रहा है आपको, बाहर से पैराशूट कैंडिडेट आते हैं और एकाएक उनको टिकट मिल जाती है, क्या सही है? नहीं देखिए, अब मेरी टिकट कट जाए, मुझे सीट न मिले, ऐसा कुछ मसला है नहीं। खुद योगी आदित्यनाथ ये सवाल उठाते हैं कि हमारा पूरा कैबिनेट संगम में डुबकी लगा सकता है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल का कैबिनेट और उनकी सरकार यमुना में डुबकी लगा सकती है? चुनाव लड़ाने वाली व्यवस्था के साथ काम करना अपने आप में बहुत जटिल और कठिन काम है। मैं उसका हिस्सा बना हूँ इस समय, और चुनाव के बाद जो सांगठनिक जिम्मेदारियाँ मुझे मिलेंगी उनका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी बीच दिल्ली की सियासत में क्या कुछ उथल-पुथल चल रही है। जी हां, दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। दिल्ली में इस बार मुख्य मुकाबला 3 ही पार्टियों के बीच है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन किसका पलड़ा इस बार ज्यादा भारी है, क्योंकि अलग-अलग दावे, अलग-अलग वादों की बौछारें यहां पर जनता के बीच कर दी गई है। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर दिलीप पांडे के पास, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे और मुद्दे और घोषणाएं क्या है, क्या आम जनता को इस बार वो देने वाले हैं और इस बार दिल्ली में किसकी सत्ता आने वाली है। दिलीप पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल दिल्ली इलेक्शंस को लेकर ही, दिल्ली कैंपेन कैसा चल रहा है इस वक्त, दिल्ली का सियासी माहौल क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत क्लैरिटी है लोगों को, और आप अगर तीनों प्रमुख पार्टियों का कैंपेन ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो रोज़ाना दिल्ली की आगामी सरकार में दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी, इससे जुड़ी हुई स्कीम्स अनाउंस करते हैं, और जैसे ही वो स्कीम्स अनाउंस करते हैं, बीजेपी पीछे पड़ जाती है और रोज़ उनको गालियाँ देना, भला-बुरा कहना शुरू कर देती है। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इलेक्टोरल नैरेटिव है, दिल्ली के लोग उसको भी देख रहे हैं, और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीयत को भी परख रहे हैं। और उस परख के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की जनता जो है, कि वो लगभग अपना पिछला मैंडेट जो उसने दिल्ली के चुनाव में दिया था, उसको रिपीट करने जा रही है, और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बनाएगी। बिल्कुल, क्योंकि लगभग 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, एंटी इनकम्बेंसी एक मेजर फैक्टर हो सकता है। आपको नहीं लग रहा कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उस मुद्दे को भुनाने की पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो तो राजनीतिक पार्टियाँ कोशिश करती हैं, उनका अधिकार है, इन्हें कौन भी कोशिश करने से। बट दिल्ली का जो राजनीतिक वातावरण है, थोड़ा-सा दिगर है, अलग है। इनफैक्ट दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो इनकम्बेंसी ज़्यादा दिखती है, और मैं क्यों कह रहा हूँ उसको समझिए। कि तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस चुनाव में मोटा-मोटा कोई विशेष लॉस नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है, 62 सीटें पिछली बार आई थी, और जिस तरह का माहौल, मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह का माहौल इस बार है, मुझे लगता है कि 2-4 सीटें ज़्यादा आ जाएँ, 1 आध सीटें कम आ जाएँ, इतना ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं बीजेपी पिछली बार 8 सीटों पे थी, हो सकता है 2-4 कम हो जाएँ, 1 आध ज़्यादा आ जाएँ, और कांग्रेस पहले चुनाव में भी शून्य पे थी, दूसरे में भी शून्य पे थी, और इस बार भी शून्य पे रहेगी। तो एज़ आई सेड इनिशियली कि दिल्ली के लोगों ने मैंडेट को रिपीट करने का मन बना लिया है, और मैंडेट रिपीट होने का मतलब कि ऑलमोस्ट नो एंटी इनकम्बेंसी, या जो चलती हुई सरकार रही है उसके प्रति जनता की आस्था का, उनके विश्वास का और मजबूत होना, इसको दिखाता है प्रो इनकम्बेंसी। और हम उसी प्रो इनकम्बेंसी के ट्रेंड के बेसिस पे कह पा रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोगों को फ़ायदे मिले हैं पिछली सरकारों की का जो तरीका रहा है काम करने का, दिल्ली की जनता उनकी पॉलिसीज़ की बेनिफिशियरी रही है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महिलाओं की। इसी से जुड़ा दिलीप जी मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि घोषणाएँ बहुत हैं, बौछारें हो चुकी हैं उसकी और कई ऐलान भी हो चुके हैं। अब उसी के नक्शे कदम पे अन्य जो पार्टियाँ हैं वो भी चल रही हैं, चाहे 2100 के बाद अब 2400, 2500 इस तरीके के भी लगातार आप चर्चाएँ सुन रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक आपने ज़िक्र किया, एक वो पार्टी जो उसके साथ आप लोकसभा में साथ लड़ते हैं और अब विधानसभा में आप अलग-अलग उनके बयानबाज़ी उनके अगेंस्ट में आप करते हैं। आपको लग रहा है कि ये फैक्टर जनता के बीच में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? तो आपके सवाल में 2 सवाल हैं। मैं पहले सवाल पे आता हूँ कि घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है। आप समझिए इस बात को कि अ, अमूमन जो परंपरागत राजनीतिक दल है ना, वो ये मान लेते हैं कि आप कुछ भी कहो, लोग देख सुन नहीं रहे हैं। ऐसा है नहीं। सिर्फ मैसेज इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ घोषणाएं महत्वपूर्ण नहीं है, उन घोषणाओं को कौन कर रहा है, मैसेंजर की क्रेडिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे केस में ऐसा है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी एज अ मैसेंजर जो है, वो बहुत क्रेडिबल आवाज़ हैं। उन्होंने जो वायदे किए अतीत में, उन पे डिलीवर किया।
जबकि जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, बाकी पार्टियों की बात आती है, तो उनके मैसेज को डिलीवर करने वाले लोगों के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। तो उनका खोखलापन, उनका खालीपन भी जनता पड़ती है, और हमारे वायदों के पीछे की हमारी जो इरादे की ताकत है, मजबूती है, उसको भी जनता पड़ती है, और उस लिहाज से जनता धीरे-धीरे अब कंसोलिडेट हो गई है। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का या लोकसभा चुनाव में साथ होने का, समझिएगा आप इस बात को कि इंडिया ब्लॉक जो बना वो इस चिंता से बना कि जिन भी राजनीतिक संगठनों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बने रहने से देश के संविधान को खतरा है, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है, उसको बचाने के दृष्टिकोण से सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा हुई और इंडिया ब्लॉक बना। उस इकट्ठा होने में कहीं भी स्थानीय राजनीतिक हितों की चिंता नहीं थी, देश की चिंता थी। जबकि इस समय हम देश का नहीं बल्कि एक प्रदेश का, छोटे से प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिए उसी इंडिया ब्लॉक परिवार के महत्वपूर्ण घटक दलों ने खुल के कहा है कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। और उन सभी इंडिया ब्लॉक परिवार के राजनीतिक सदस्यों ने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, जिससे और स्पष्ट होता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। दिलीप जी, इसके बाद बात दिल्ली चुनाव की जब हम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हॉट सीट या यूं हम कहें वीआईपी सीट जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है नई दिल्ली सीट। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ प्रवेश वर्मा है और एक तरफ संदीप दीक्षित। क्या लग रहा है इस बार वाकई में नई दिल्ली की जो सीट है वो कुछ पेचीदा है? आम आदमी पार्टी का कोई पेच उसमें फंस गया है क्या? देखिए चर्चा तो जनता में ज़्यादा है, खर्चा भाजपा में ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे खर्चा वाला सीट बना दिया है। मतलब जब भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, और ये उनका इतिहास रहा है कि वो किसी भी चुनाव को चुनावी तौर तरीकों से जीत पाने में असफल होते हैं, तो वो गैर चुनावी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा करने में वो नीचे से लेकर के व्यवस्था के शीर्ष तक का दुरुपयोग करने में भी गुरेज नहीं करते हैं। नई दिल्ली सीट पे बिल्कुल यही हुआ। मतलब जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया, प्रवेश वर्मा जी को, उनकी बदजुबानी पूरी दुनिया में मशहूर है कि किस तरह के नेता हैं, किस तरह की जुबान है उनकी। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी को जो लगा कि अब अरविंद केजरीवाल जी को रोकना मुश्किल है, तो उन्होंने पैसे, जूते, चप्पल, ताले, पता नहीं क्या-क्या बाँटे। लोग भी समझदार हैं, उनके पे लेकिन वोट नहीं देंगे उनको। और नई लेकिन दिल्ली टफ फाइट आपको किसके बीच में लग रही है? ठीक है, अगर अरविंद केजरीवाल जी हैं तो दूसरा नंबर किसका? मुझे लगता है कि टफ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत ज़बरदस्त है, और वो फाइट इस बात की है कि कौन अपने आप को या अपने मन की कलुषता को, अपने मन के विद्वेष को दिल्ली की जनता के सामने ज़्यादा उजागर कर पाएगा, ज़्यादा एक्सपोज़ कर पाएगा। आपने देखा आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो हैं, उनकी चिंताओं में फ़र्क है, उनके इलेक्टोरल नैरेटिव्स में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का निशाना क्या है? उनका मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल को कैसे गिराया जाए, उनको कैसे गाली दिया, बुरा-भला कैसे कहा जाए। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद क्या है? कि अब एक और कौन-सी ऐसी घोषणा, योजना लेकर आएँ, जिससे आगामी सरकार में दिल्ली वालों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो इन इन दोनों की चिंताओं का, नियतियों का फ़र्क भी दिल्ली के लोग पढ़ पा रहे हैं, और इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बनाने का चौथी बार। चलिए, आप आश्वस्त लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हम कह रहे हैं कि भई सवाल हैं और जनता भी पूछ रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के ज़हन में अभी भी हैं, जिसको लेकर आप सत्ता में आए थे, उसके बावजूद भी वो क्लियर नहीं हो पाए। आपने पहले कई आरोप लगाए कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, वो आ जाएगी तो हम कूड़ा भी साफ कर देंगे। जो एनक्रोचमेंट का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में भी। मैं आपसे बेसिक और स्थानीय सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विधानसभा में अक्सर यही सवाल जनता के बीच रहते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर क्या आम आदमी पार्टी का विज़न है आने वाले समय में? क्या इसको लेकर करने वाली है? कुछ ऐसे एरिया चाहे हम मुंडका की तरफ बात कर लें या बात हम कर लें कराला की, ये ऐसे अभी भी अछूते एरिया है जहाँ जाकर लगता नहीं है कि वो दिल्ली है। पानी भरा हुआ है, सीवरेज की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन मुद्दों को लेकर क्या विज़न? देखिए, हालाँकि जो जिन मुद्दों का आपने ज़िक्र किया वो विधानसभा चुनाव के मुद्दे नहीं है, वो निगम चुनाव के मुद्दे हैं। और इसलिए कि आपने पूछा है तो मैं ज़रूर उस पे अपनी बात रखना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार बनने के बाद दिल्ली पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कब्ज़े में थी और भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई थी नगर निगम में थी। सरकार बनी, सबसे बड़ा बदलाव आपने सबने नोटिस किया होगा। लगातार निगम के कर्मचारियों की सैलरी उनके अकाउंट में आ रही है। पहले क्या मुद्दा होगा था, सैलरी नहीं मिली स्ट्राइक कर दो, पैसे नहीं मिले स्ट्राइक कर दो। लगातार चल रहा, लेकिन अब कहीं से भी सुनने को नहीं आ रहा। तो वहाँ जो फिस्कल chaos मचा हुआ था, जो फाइनेंशियल chaos मचा हुआ था,
उसको आम आदमी पार्टी ने दुरुस्त करना ठीक हुआ, जिसका रिजल्ट या आउटकम ये मिला कि निगम के अंदर सबकी सैलरी स्ट्रीमलाइन हुई। एक बात। दूसरी बात साफ सफाई के आते हैं, जब से निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक आप बताइए, क्या एक बार भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई? क्या एक बार भी सफाई कर्मचारियों ने धमकी दी कि हम साफ सफाई करना बंद कर देंगे? क्या एक बार भी सफाई कर्मचारियों के संगठनों ने दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा बिखेर के अपने गुस्से को, अपने रोष को जाहिर किया? नहीं किया। उसको भी हमने दुरुस्त किया। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ है, बलसुआ चली जाइए आप, कूड़े का पहाड़ मतलब 1/3 से भी कम आके वहाँ पे हल्का हो गया और लगातार काम चल रहा है, उसको हम एड्रेस करने पे लगे हुए हैं। कराला तो मैं 7 दिन पहले गया था और कराला की स्थिति 2012 के पहले की देखिए और अब की जाके देखिए आप। अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब 15 में बनी, पहली बार अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर सीवर डलने का काम शुरू हुआ, सड़कें बनने का काम शुरू हुआ, नालियाँ बनने। मैंने वहाँ पे 1.5 घंटे पदयात्रा, 2 घंटे पदयात्रा करी है। लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ मैं, लगभग सभी जगहों पर नालियाँ, सीवर, सड़कें बन चुकी। मैं भी 10 दिन पहले ही वहाँ पर गई थी, इसीलिए उसको मैंने हाइलाइट किया उस एरिया को, क्योंकि वहाँ पर जब हम गए इंडस्ट्रियल एरिया पूरा पानी से लबरेज लग रहा था। मतलब डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली ऐसा लग रहा था वो है ही नहीं। ये बात कह रहा था। आप नहीं कहती तो मेरी आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। मेरी अगली लाइन यही थी कि कुछ एरियाज़ रह गए हैं अभी। 100% नहीं हुआ, 90% हुआ, कहीं 95% हुआ, कभी 98% हुआ। अरविंद जी आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक कहीं भी लीपापोती नहीं करते। 5% रह गया भाई साहब, इस बार कर देंगे। पूरी विनम्रता से कहते हैं, भाई जो काम छूट गए, आप हम पे विश्वास करो, जिसने 90-95% कर दिया, वो 5% के लिए क्यों गालियाँ सुनेगा? बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप भी और दिल्ली के लोग भी आश्वस्त हैं कि जो छूट गया है, जो रह गया है, मोदी सरकार में तब्दील है। आपकी सीट भी छूट गई है इस बार। छूटने से याद आया तो आपकी भी सीट छूट गई है। उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक ट्वीट आता है दिसंबर में का एक, जब ऐसा लगता है कि जब किसी की सीट कट जाती है या टिकट नहीं मिलती, उसके बाद ऐसा आता है। क्या लग रहा है आपको, बाहर से पैराशूट कैंडिडेट आते हैं और एकाएक उनको टिकट मिल जाती है, क्या सही है? नहीं, नहीं, देखिए मेरी टिकट कट जाए, मेरी मुझे सीट ना मिले, ऐसा कुछ मसला है नहीं। हम लोगों ने कोई पार्टी बनाई हुई है, तो इस पार्टी में दिलीप पांडे को चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना, ये दिलीप पांडे का अपना फैसला है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना। मैं तो संगठन का, मेरा इतिहास आप पता करिए, 2013 में चुनाव हुआ था, तो मैं उस समय को कन्वीनर था और मैंने इलेक्शन कैंपेन संभाला था अकेले अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में। 15 में चुनाव चुनाव हुआ, मैं को कन्वीनर था और 35 विधानसभाओं की जिम्मेदारी थी और पूरी दिल्ली का इलेक्टोरल कैंपेन मेरे जिम्मे था। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की पीएससी के गाइडेंस में वो मैंने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मैं कन्वीनर बना एमसीडी का, तो मैं मोस्टली संगठन का काम करता रहा हूँ। अरविंद जी ने कहा कि नहीं चुनाव लड़ो, लोकसभा लड़े, हार गए, विधानसभा लड़े, जीत गए। अब मैंने फिर अपनी इच्छा व्यक्त की और की मैं ये ऐसा खुद की इच्छा है बिल्कुल ना लड़ने की? बिल्कुल संगठनिक कामों में लगना चाहता हूँ। प्लस मेरी बहुत 2 साल से मैं मेहनत कर रहा था। हमारी एक किताब है गुलाबी खंजर, जो 18 दिसंबर को आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने उसकी घोषणा भी की थी। 18 को प्री ऑर्डर हुआ, पूरे दिन भर प्री ऑर्डर के ही रहे और वो किताब बेस्ट सेलर हो गई। अक्रॉस ऑल लैंग्वेज कैटेगरीज 3rd नंबर पे आई और हिस्टोरिकल फिक्शन में 1st नंबर पे आई। उस टाइम काफ़ी मेहनत करते, तो मैंने सर से कहा कि सर अभी चुनाव के कैंपेन में इन्वॉल्व कर लीजिए, चुनाव लड़वाएंगे तो एक विधानसभा में सीमित हो जाऊंगा। अब आज की तारीख में मैं दिल्ली की 25 विधानसभाओं में, जहाँ पे पूर्वांचल की जनता रहती है, चूंकि मैं पूरब का रहने वाला हूँ, वहाँ एज ए स्टार कैंपेनर मैं कैंपेन कर रहा हूँ। पूर्वी लोकसभा मैं चूंकि स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो पूर्वी लोकसभा की जिम्मेदारी है, वो भी मैं देख रहा हूँ और अपने किताब पर भी फोकस कर रहा हूँ। किताब चूंकि ट्रिलॉजी है, तो फर्स्ट वॉल्यूम आ गया, सेकेंड वॉल्यूम नेक्स्ट ईयर आने वाला है, थर्ड वॉल्यूम आने वाला है। कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की इस किताब को मोशन पिक्चर्स में कन्वर्ट करने की, उम्मीद है आने वाले दिनों में लोग इसको बड़े पर्दे पर देखेंगे। तो ये सारी व्यस्तताएं हैं और हम तो सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी। जो ज़िम्मेदारी मतलब मिलेगी उसको आप निभाएँगे, लेकिन जिसको आपने तकरीबन 25,000 ज़्यादा वोटों से हराया हो और वही अब उसी सीट पर लड़ रहा हो, क्या पूरी तरीके से सपोर्ट और जिस तरीके से बाहर से आए और उसके बाद टिकट मिलना, आपको नहीं लगता जनता के बीच कुछ ऐसा संदेश जाता है इससे? कोई दिक्कत, आप समझिए कि आम आदमी पार्टी की जो टोटल पॉलिटिक्स है ना, उसमें चुनाव लड़ना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। चुनाव लड़ना सब कुछ नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ है। मैंने तो चुनाव लड़वाए हैं, मतलब 200, 250, 300 से ज़्यादा टिकटें बाँटी होंगी, कैंपेन किए होंगे और वो काम जो चुनाव लड़ने के अलावा है, वो बहुत बड़ा काम है। अपना चुनाव एक आदमी लड़ता है, लेकिन एक विधानसभा के 100 लोग उसको मिलके लड़वा रहे होते हैं। इतना बड़ा काम है चुनाव लड़वाना, या चुनाव लड़ाने वाली व्यवस्था के साथ काम करना अपने आप में बहुत जटिल और कठिन काम है। मैं उसका हिस्सा बना हूँ इस समय और चुनाव के बाद जो सांगठनिक ज़िम्मेदारियाँ मुझे मिलेंगी, उनका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आम आदमी पार्टी के मुख्य मुद्दों की जब हम बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं के इर्द-गिर्द वो नज़र आती हैं। लेकिन उसके बाद ये भी सवाल उठते हैं कि जब स्कूलों की बात आती है तो महज़
12-15 स्कूल हैं, उन्हीं को ही वो बार-बार दिखाते हैं, उन्हीं का ही शो ऑफ किया जाता है, उन्हीं के स्टूडेंट्स को आगे किया जाता है। बाकी के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या? आपके मुखर्जी नगर और आसपास के स्कूलों की स्थितियाँ ज़रूर बदली हैं, तिमारपुर के कई स्कूलों की स्थितियाँ बदली हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही कि बाकी के स्कूलों का क्या? मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने कहा 12-15 स्कूल अच्छे हैं। मेरी अपनी विधानसभा में 14 स्कूल हैं। ऑब्वियसली आप सिर्फ उन 14 स्कूलों की बात नहीं कर रहे होंगे जब 12-15 की। ये दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का। बार-बार वो कहते हैं कि सब बेकार है ताकि बार-बार कहने से लोग विश्वास करने लगे कि सब बेकार है। मैं तो कहता हूँ मेरी विधानसभा के 14 स्कूलों में 28-29 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। उनमें से किसी के परिवार से आप बात कर लीजिए। मतलब मेरी अपनी विधानसभा मुखर्जी नगर के अंदर एक स्कूल हुआ करता था ना को एक का उदाहरण अब इसका मतलब कि एक ही अच्छा है ऐसा नहीं है। आप लांस रोड चले जाइए, आप जीटीबी नगर के स्कूल किसी ढका वाले स्कूल में चलिए, कहीं चले जाइए, सारे शानदार हैं। मैं एक का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बाँध वाला स्कूल बोलते थे मुखर्जी नगर वाले स्कूल को, वहाँ पे झगड़े हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी। आज वहाँ जाके देखिए पूरा का पूरा स्कूल सोलर सिस्टम पे शिफ्ट हो गया है, बिजली का बिल नहीं आता है वहाँ पे। उस स्कूल के अंदर 11वीं क्लास के बच्चे आईआईटी कानपुर के साथ कोलैब करके रोबोटिक्स की क्लासेस चलती हैं। वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि वहाँ का एक बच्चा नेशनल चैंपियन बना है स्केटिंग के अंदर। ये दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, ऐसा लगता है कोई प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उनके। तो ये दुष्प्रचार है, आप बिल्कुल चक्कर में ना पड़ें। हज़ार स्कूल दिल्ली सरकार के हैं पूरी दिल्ली में, कोई 1-2 में हो सकता है कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ हो, कहीं कुछ टूटा-टूटा मिल जाए तो मैं ये नहीं कह रहा। मैं 100% की तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन 99% स्कूलों में जो दिल्ली के 15-16 लाख परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया की सरकार ने उन 15-16 लाख परिवारों के बच्चों के भविष्य के इच्छुक करने का बड़ा काम किया है, जैसे स्पेशल कर को। आपने पूर्वांचलियों का मुद्दा भी उठाया। माइग्रेंट्स को लेकर एक बड़ी समस्या हम देख रहे हैं दिल्ली में, मनोज तिवारी लगातार वो मुद्दा उठाते रहे हैं। इसको लेकर क्या आगे आम आदमी पार्टी करने वाली है? क्या विज़न है? क्योंकि मुख्य तौर पर अब हम देख रहे हैं बीजेपी भी इसके इर्द-गिर्द कई सवाल उठा रही है। कई तरह की राजनीति हो रही है पूर्वांचल को लेकर। मैं नवंबर की बात है, नवंबर 2019 की बात है। उन्हीं की पार्टी के उस समय के सांसद थे जिसमें कालका जी में बदज़ुबानी कर रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं अपने गुंडों के साथ, रमेश बिधूड़ी जी। रमेश बिधूड़ी जी ने भारतीय जनता पार्टी के ही निगम का चुनाव लड़ चुके पूर्वांचल के एक साथी थे चंदनी। उनको बुरी तरह से उनको उनके साथियों पर दौड़ा-दौड़ा के मारा था, बदतमीज़ियाँ करी थी और जब ये घटना पब्लिक हुई, पूरी दिल्ली में थू-थू हुई, तो मनोज तिवारी जी को दबाव में एक शो कॉज़ नोटिस भेजना पड़ा अपने ही साथी सांसद को, रमेश बिधूड़ी जी को। चूँकि मनोज तिवारी जी भी पूर्वांचल के रहने वाले हैं और जिसके ज़हन में है ही कि पूर्वांचल के लोगों का मान-सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा मेरे जूतों की नोक पे है। नतीजा ये हुआ कि मनोज तिवारी जी के भेजे गए शो कॉज़ नोटिस को भी इस समय वो बोली पी लेते जीते की नोक पे रखा और आज तक उस शो कॉज़ नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। ये तो उनकी इज़्ज़त है उनकी अपनी पार्टी की। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, सारी ताकत थी उनके पास, सारी शक्ति थी, संगठन थी, वो खुद एमपी थे, तब भी उनकी बात को महत्व नहीं दिया गया। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक चिंतन में पूरब के लोगों पर क्या स्थान है? शून्य है और आम आदमी पार्टी का क्या विचार है? ऐसी एक घटना नहीं है, उसमें बहुत सारी घटनाएँ हैं। अब उससे उलट आइए, आम आदमी पार्टी की बात करते हुए 2004 पाक के पहली बार दिल्ली आया था। उस समय की सरकार के दौरान पूरी दिल्ली में लगभग 77 लोगों पे सरकारी शैक्षिक तकलीफ भेजा हो। मैं जी तान की रिसेस से बिलॉन्ग करता हूँ वहाँ। मेरी माँ कहते थे कि वो कि कहते दिवाली में तो ठीक है, नहीं तो छठ में ज़रूर आना। इतना महत्व है छठ पूजा का, इस सरकार के आने के बाद पहले 77 लोकेशन पे होती थी। आज की तारीख में 1000 से भी ज़्यादा जगहों पर दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से छठ पूजा का आयोजन करवाकर इस सरकार ने इसी छठ के लिए इस बात पानी नहीं मिल पाता। मंगजूयों को यमुना में नहीं जा पाते। वो तो एनजीटी का साफ नहीं मिल पाता। एनजीटी से कहलवा दीजिए आप, वो हो जाएगा। एनजीटी कहे कि हाँ अलाउड है तो कर देंगे। 1000 लोकेशंस पे मैं मेरी अपनी विधानसभा में बताऊं आपको, एक जगह पे भी नहीं होता था। आज की तारीख में 14 जगहों पे सरकार घाट बनवाती है, पानी भरवाती है, लाइटिंग, टेंट, तंबू सारे इंतजाम करती है, डॉक्टर, कल्चरल इवेंट सब कुछ इंतजाम करती है, सिविल डिफेंस सब कुछ करती है, और क्या शानदार इंतजाम हो। तो ये इस सरकार ने संभव किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक के अस्पतालों में कौन जाता है? पूरब की धरती से आए वे लोग जो अपनी मेहनत से दिल्ली में अपनी किस्मत लिखने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे आते हैं। ये परिवार के लोग जाते हैं। ये सरकार ने किया है। इस सरकार ने ये किया, लिहाजा पूर्वांचल के लोगों ने तो मन बनाएगा। ये जो जूते की नोक पे रखेगा, हम भी उसको जूते की नोक पे रखे वो कर दीजिए। क्या लग रहा है कितना इम्पैक्ट उनकी बातों का दिल्ली वासियों पर पड़ने वाला है? क्योंकि जैसे उन्होंने हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, वहाँ पर कहा
कि योगी स्टाइल चाहिए, कहीं दिल्ली में भी वो स्टाइल की संभावनाएं तो लग नहीं रही हैं। उन्होंने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया और हम सब लोग ये वाले जनाब इनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, इनसे गुजारिश करते हैं कि वे और अमित शाह जी एक ही पार्टी के हैं। अमित शाह जी देश के भी मंत्री हैं और दिल्ली की जो पुलिस है, पुलिस के ज़रिए दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, उसकी ज़िम्मेदारी सीधे-सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ गड़बड़ है, जो कि है, हम सब मानते हैं। बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं क्योंकि बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं। महिलाएँ सड़क पे निकलने से घबराती हैं, कोई मोबाइल फ़ोन छीन लेता है, कोई चेन छीन लेता है, कोई बदतमीज़ी कर देता है। बुज़ुर्गों की हत्याएँ घरों के अंदर हो रही हैं। 11-12 ज़ोन में यहाँ के गैंगस्टर जो है दिल्ली को बाँट के 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ फिरौतियाँ माँग रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो रखी है। तो वो भी इस बात से सहमत है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था गड़बड़ है। तो गुज़ारिश है, निवेदन है, अमित शाह जी भी साहब को ले बैठें और उनको गाइड करें और समझाएँ कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है। इन सब अंदर दिलीप जी, आखिरी सवाल, कैंपेन चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, दिलीप पांडे जी की भूमिका हम क्या देखें? क्या वो करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में? फ्यूचर विजन क्या रहने वाला है? और पार्टी में रहकर चुनाव ना लड़ते हुए पार्टी के लिए वो क्या कुछ करने वाले? निधन को अभी केजरीवाल की सफाई ने मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ उस पार्टी में मैं उन गिने-चुने लोगों में से हूँ जिसने जंतर-मंतर पे दरी बिछाने, कुर्सी लगाने से लेकर लाठी खाकर अरेस्ट होने, तिहाड़ जेल जाने, लोकसभा चुनाव लड़कर हारने और इसके बाद विधानसभा चुनाव जीत कर विधायक और चीफ व्हिप बनने तक का सफ़र तय किया है। मतलब इसका ये है कि मुझे कुछ भी दे दो मैं करने को तैयार हूँ। मुझे कोई वो नहीं है और एक सिपाही के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी संगठन की तरफ से जो भी आने वाले समय में दायित्व मिलेंगे उनका निर्वहन करूँगा। फिलहाल एज़ अ स्टार कैंपेनर दिल्ली की 25-30 विधानसभाओं में जा रहा हूँ। रोज़ाना कहीं-कहीं सभाएँ होती हैं, पदयात्राएँ होती हैं। वहाँ पार्टी के स्टैंड को, पार्टी के स्टिक को और मजबूत कर रहा हूँ, एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मीडिया इंटरेक्शंस के अलावा मैं चूँकि स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो पूर्वी लोकसभा की कैंपेन की ज़िम्मेदारी मेरे पास है, उसको भी देख रहा हूँ। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम तो सिपाही हैं और सिपाही को जो आदेश मिलता है इसके जनरल की तरफ से वो उसका पालन करता है। हम कर रहे हैं, आने वाले वक़्त में भी करेंगे। मकसद एक ही है सियासत में होने का, दिल्ली और देश की जनता की सेवा सुनिश्चित हो, वो अनवरत जारी है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर दिलीप पांडे जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए और बताया कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे। बहरहाल अब ये दिल्ली की जनता पे छोड़ देते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसके सर सजेगा ताज।